ठीक हो गया जी। उसके बाद पहला असूल क्या था जी, अगेन एंड अगेन मार्केटिंग का। दूसरा असूल क्या है जी, विजिबिलिटी, अपनी चीज़ को विजिबल बनाएं। तीसरा असूल, अपनी प्रोडक्ट को दुकानदार की पहुंच में रखें, उसके छतर छाए में रखें। क्या दुकानदार सुबह सुबह आता है, बड़ा एक्टिव होता है, टाकी मारेगा, ये करेगा वो करेगा, 2 घंटे के बाद थक गया बैठ गया। अब कोई कस्टमर आया, ये चीज़ लेनी है, उठाएगा देगा, इधर से उठाएगा इधर से उठाएगा, लो जी। दुकानदार की एक्सेस में रखें, सेल ज़्यादा होती है। अगर इन मॉल में रखवा रहे हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में, तो लेडीज़ ना तो एडी उठा के उठाती है, ना ज़्यादा झुक के उठाती हैं। अगर कभी गौर किया हो, जो बच्चों की खाने वाली चॉकलेट्स होती हैं, बिस्किट होते हैं, लेज होते हैं, वो नीचे रखे होते हैं, बच्चों की पहुंच में होते हैं। जो ख़वातीन की इस्तेमाल की कॉस्मेटिक्स की आइटम है, वो इस लेवल पे होती है, आसानी से उठे। तो यानी कि अगर दुकान में रखवा रहे हैं तो दुकानदार की पहुंच में, कहीं मॉल में रखवा रहे हैं तो डायरेक्ट कंज्यूमर की पहुंच में रखें जी। दुकानदार को नजर नहीं आ रही, कस्टमर के अंदर ओ वेख ओ पई ओ चक के दे दे, होता है ऐसे जी, होता है। मार्केटिंग का चौथा असूल वो क्या जी, अवेलेबिलिटी, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को कभी भी मार्केट से ख़त्म ना होने दें। और इसको क्या कहते हैं जी, अवेलेबिलिटी। ठीक हो गया जी, यानी कि आपकी प्रोडक्ट कभी दुकान से ख़त्म ना होने दें। इसका क्या फ़ायदा होगा, आज आपने एक जगह पे एक हाजी साहब एक फौजी साहब है, ये बंदा चीज़ बेचता है, फौजी साहब नहीं बेचते, किसी भी वजह से ये दुकान बंद हो गई है, कस्टमर किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। जब वो डिमांड करेगा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फौजी साहब चीज़ को बेचेंगे। आपको पता दुकानदार को सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है, हाँ जी, जब कस्टमर वापस जाए और खाली हाथ, दुकानदार को बड़ी तकलीफ होती है। तो लिहाजा ना चाहते हुए भी कार्टन खुल गया, गई। अगला पॉइंट, अब मुझे ये बताएं आप लोग, आपने लगाई है फैक्ट्री, चाहे साबुन की, सर्फ की, हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, हार्पिक, नील, जूस, जिस चीज़ की फैक्ट्री लगाई है, आपने खैराती इदारा बनाया है या फैक्ट्री लगाई है? क्या किया जी, फैक्ट्री लगाई है, तो किसी को भी फ्री नहीं, किसी को भी फ्री नहीं देना। अगर साबुन देनी है तो पूरा कार्टन देना है, 1 2 3 नहीं देनी। जूस देना तो पूरा पैट देना है, 1 2 बोतल वो किसी खाते में नहीं आनी, वो तो इस्तेमाल हो गई, ना चक्कर लगा तो पैसे भी गए। वापस लेंगे तो पूरा कार्टन लेंगे, देंगे तो पूरा कार्टन देंगे, बेचेगा तो पूरा कार्टन ही बेचेगा, कार्टन खुलेगा तो पूरा कार्टन बिकेगा। लो जी, ये थी मार्केटिंग की कुछ बुनियादी बातें जो मैंने आप तक एक ईमानतन पहुंचा दी है। अगला पॉइंट, वो 3 या 4 ये मोटिवेशनल बातें हैं कि जब तक कारोबार करो तो अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखो। कारोबार को औलाद की तरह पाला जाता है, भाईजान भी है। हम औलाद के कैसे कैसे नाज और नखरे बर्दाश्त करते हैं भाईजान, बिल्कुल करते हैं। अब्बा जी यही लेना है, नहीं दुकान से उठे ही सीधा ही लेना ही, नाज नखरे बर्दाश्त करते हैं, हम उठाते हैं। लेकिन कारोबार में किसके नाज नखरे बर्दाश्त करेंगे जी, दुकानदार, किसके जी, कस्टमर के, चाहे वो दुकानदार है चाहे वो डायरेक्ट कस्टमर है। तो कारोबार में नाज नखरे बर्दाश्त करें, किसके, कस्टमर के। क्यों, जब बेचनी सबको है तो फिर सुननी भी सबकी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल बेसत सहारा होता है, कुछ अरसे के बाद बैठता है, सपोर्ट दे के खड़ा करते हैं, फिर वो चलता है, फिर दौड़ता है, आपके छोटे छोटे काम करता है, और एक वक्त आता है 20-25 साल बाद खड़ा हो जाता है, अब्बा जी मैं खड़ा हो गया, तुसी होना बह जाओ। यही काम कारोबार का है। शुरू में वो बेसत सहारा होता है, उसको क्या चाहिए होती है जी, आपकी अटेंशन चाहिए, उसको आपकी तवज्जो चाहिए।
जितनी अच्छी औलाद की तरबियत करोगे वो उतना ही अच्छा आपको क्या करेगा जी, रिस्पॉन्स देगा। और कारोबार की भी यही है, जितनी अच्छी उस पर इनपुट कर दोगे, जितनी अच्छी कारोबार में आप एफर्ट लगाओगे उतना ही अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी। उसके बाद एक और अगर कंपेयर करें तो कारोबार ये दरख्त की तरह होता है जी। आज बीज लगाया, बीज लगाने का मतलब आपने ट्रेडमार्क करवाया, रजिस्टर करवा लिया, 15,000 में रजिस्टर हो जाता है, ना मार का रजिस्टर करवा लिया। वक्त आता है, ज़मीन का सीना चीरता है, एक पत्ता निकलता है, फिर 2, फिर 4, फिर 10, 50, 100, 1000 और ये वक्त आता है एक दरख्त के इतने पत्ते हो जाते हैं हम काउंट। यही कारोबार है जी। शुरू करते हैं, उसको पानी लगा रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फ्रूट खाने का वक्त नहीं आया। कभी पानी लगा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी गमला बना रहे हो, कभी परिंदों से बचा रहे हो, कभी उसको बकरियों से बचाते हो, कभी क्या करते हो, मतलब हर साइड से उसको सिक्योर करके इतना बड़ा जब हो जाता है, अब वो दरख्त क्या कहता है, जनाब मैंने सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं देना, मैंने तो इधर परिंदों को भी घोंसले देने हैं। यानी कि जिसको आपने नौकरियों पर रखा है उनको भी फैसिलिटेट करना है, और मैंने तो उनको भी फैसिलिटेट करना है जिनका आपसे ताल्लुक ही कोई नहीं है। यानी कि ऑक्सीजन देनी है, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, गवर्नमेंट को भी सारे करने हैं, यानी कि फिर वो इतना बड़ा फिर सदका खैरात करना है। जब पैसा होता है ना, वो मेरी अम्मा कहती, हमारी ज़ुबान में मशहूर है कि जब पेट भर जाता है ना जानवर का, वो मुंह से वो क्या गिरती है जी, हम दुराल कहते हैं उसको, हराल, वो खुद ब खुद छुट जाती, जुगाल खुद ब खुद छुट जाती है जब पेट भर जाता है। ये हकीकत है। इमाम साहब ऐसी है जी, जब तनख्वाह हो थोड़ी तो इमाम साहब ने काम करने हैं दूसरे, वो या तवीज़ आगे करेगा या वो कोई और ख़त्म दुरूद का सिस्टम करेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। सर जब वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, वो हक पे सच पे बात करेगा, वो किसी से डरेगा नहीं, वो अपनी ज़ाती मुफाद निकाल के बात करेगा। तो कारोबार को औलाद की तरह पालो जिस तरह से औलाद को पालते हो। आखिरी पॉइंट और वो ये है, उसके बाद मुझे इजाज़त, वो ये है कि कारोबार करना है, बर्दाश्त के पहाड़ बन जाओ। क्या बन जाओ जी? बर्दाश्त के पहाड़ बन जाओ, यानी कि ज़हनी तौर पर मजबूत हो जाओ। हु इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन? अ मेंटली स्ट्रॉन्ग इज़ वन हुज एक्शंस, इमोशंस एंड फीलिंग आर हिज इन कंट्रोल। जिसके एहसासात, जज्बात और अमालात, तीनों चीज़ें अगर उसके कंट्रोल में है तो वो कौन है जी? ज़हनी तौर पे मजबूत है। आपने कभी देखा होगा रक्षा वाला रक्षा चला रहा है, कोई हल्की सी छोटी मोटी साइड लग जाए, या तो वो गाली देगा, अगर गाली नहीं देगा तो ऐसे ज़रूर दिखाएगा। होता है, हुआ होगा। क्यों? आपको पता लग जाना चाहिए कि मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे मैंने देखे हैं, यकीन करें करोड़ों अरबोपति भी देखे हैं, गाड़ी पे हल्की सी थोड़ी सी खराश आ जाए उतर के लड़ना शुरू कर देते हैं। छोटी भाई उससे जान के तो नहीं मारी ना, उसको अपनी जान की फिक्र नहीं थी, लग गया, नुकसान हो गया। भाई बर्दाश्त कर जाओ, सिला अल्लाह देगा। नहीं समझ में आई कि ज़हनी तौर पे मजबूत हो जाओ। तो ये ज़हनी तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। और कारोबार में क्यों जी? क्योंकि हर बंदे ने आपको बातें सुनानी है शुरू में, फिर जब ताल्लुक बन गया फिर कोई नहीं। समझ आ रही? कोई इमरान खान को पसंद करता तो वैसी बातें कर ली, नवाज शरीफ को करते तो वैसे कर लो, दीनी करते तो वैसे कर लो, सियासी करते तो वैसी बातें कर लो, आपको क्या जाता है, कर लो। हम पॉइंट पे आ रहे थे कि ज़हनी तौर पे मजबूत कौन है। अब आखिरी बात वो ये है, मैदान जंग है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़ रहे हैं जी। कौन सी जंग का वाक़या जी? एक कुफार को नीचे पटक के मारते, ऐसे है जी, उस पे हैवी हो जाते हैं और वो शख्स मुंह पे थूक देता है। तलवार यहाँ तक आ चुकी है और यहाँ से ही क्या हो जाती है जी? वापस हो जाती है। ये ज़हनी तौर पे मजबूत होने की इंतहा है। आप खुद सोचें, कोई बंदा आपका जानी दुश्मन है,
तलवार लेके आपको कत्ल करने पे तुला हुआ है, शहीद करने पे तुला हुआ है। इतने जब गुमसान हो, जो गुस्सा का लेवल क्या होगा सोचे ज़रा, इतना गुस्सा होगा उस टाइम। और उस टाइम भी कोई शख्स मुंह पे थूकता है तो तलवार यहीं से वापस होती है। और क्या सोच के कि मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें कत्ल कर रहा था, तुमने मेरे मुंह पे थूक दिया, कहीं मेरा ज़ाती गुस्सा शामिल ना हो जाए। तलवार वापस हो गई। ज़हनी तौर पे मजबूती की इंतहा है। एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में डिसीजन लिया और वो तलवार वापस हुई। इसी की एक और मिसाल देख लें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ के बाज़ार में जाते हैं, हमने किताबों में भी पढ़ा है, सुना भी है कि ताइफ के बाज़ार में जब गए तो लोगों ने पत्थर मारे। और कितने पत्थर मारे जी कि इतना खून निकला कि वो खून से आपके नालैन मुबारक भी भर गए। अब इस पे गौर करें और सोचें, उस कैफियत में ढलें तो हमें पता चलता है एक दो पत्थर से खून नहीं निकलता। कितने पत्थर वैसे पास से गुजरे होंगे, कितने पत्थर जिस्म पे लगे होंगे, नोकीले पत्थर भी होंगे, दूसरे सख्त पत्थर भी होंगे। और जब वो पत्थर लगते हैं तो जिस्म से खून बहता है, और खून जब बहता है तो पाँव तक जाता है। सवाल भाई मेरा ये है, पत्थर किसको लग रहे हैं? किसको लग रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिस बंदे के लिए कायनात बनी, जो सिर्फ है ही रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत, इस दुनिया के लिए नहीं।